हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मेरा नाम है मनीष मित्तल और इस वीडियो में हम पटवारी के लिए कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ चेक देम आउट ऑन दिस चैनल। और उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने पटवारी के लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पटवारी, पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, एज़ यू ऑल नो। तो अगर आप उसका पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आप उसके लिए फ्री कोर्स जो हमारा अभिपीडिया की तरफ से चल रहा है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट आप फ्री कोर्स तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यू कैन अवेल इट, जहाँ पर आप ये पर्टिकुलर जो PDF है इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो पंजाब पटवारी 2021 के लिए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है जनरल नॉलेज के लिए, वो ये सिलेबस है। अब पिछली वीडियो में हमने इसमें से जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो उसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जिसमें आते हैं आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आपके आ जाते हैं हिस्ट्री के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। देन फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पंजाब। तो ये आपको सिलेबस दिया हुआ है पंजाब पटवारी के लिए, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स उन्होंने लिख दिया, दैट मीन्स दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर हिस्ट्री, पंजाब की भी और इंडिया की भी। फिर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स जितनी भी चली, जैसे कि जितनी भी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट्स या बाकी चली, वो मूवमेंट्स, उनके लीडर्स इंडिया के भी और पंजाब के भी। जैसे पंजाब की सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल राधा स्वामी मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट। इसी तरह से इंडिया की बात करें तो बहुत सारी हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, देयर आर सो मैनी। तो इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन इवेंट्स में तो सब कुछ ही आ जाएगा, राइट। तो इनके ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पेसिफिकली पॉइंटेड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सिलेबस। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, कंसिडरिंग द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन द एग्ज़ाम। काफ़ी जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का वो ईजी टू मॉडरेट रहता है, इसीलिए क्वेश्चंस का भी लेवल ईजी ही रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डेडलाइन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली अनाउंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया ऑन February 20, 1947। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या डेडलाइन दी थी कि इस डेट तक हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। ए जून 1947, बी अगस्त 1947, सी जून 1948 और डी अगस्त 1945। तो देखिए, अगर आपको इसका कोई आइडिया नहीं है फॉर एग्जांपल, तो भी जो डी ऑप्शन है तो बिल्कुल ही लॉजिकल है, क्योंकि 1947 में 1945 की डेडलाइन कैसे दी जा सकती है? बैक डेट पे तो डेडलाइन नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स इट्स अ रॉन्ग आंसर। बाकी तीनों में से अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंस तो अगस्त 1947 में मिली थी हमें, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्लीमेंट एटली ने इस पर्टिकुलर डेट को क्या डेडलाइन अनाउंस की थी। तो बेसिकली क्लीमेंट एटली ने ये कहा था कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। दैट वाज अ डेडलाइन गिवन बाय क्लीमेंट एटली। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। सो क्लीमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, announced that the British government would grant full government to India by 30th of June 1948 at the latest। हालांकि वो फिर बहुत एडवांस हो गई थी, क्योंकि इंडिया में कम्युनल सिचुएशन डेवलप होनी शुरू हो गई, राइट्स होने शुरू हो गए, तो ब्रिटिश को लगा कि अब हमें जल्दी से जल्दी इसको छोड़कर जाना चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। दैट वाज द रीज़न। फिर लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1948 को अपना एक प्लान दिया कि हम 15 अगस्त तक भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी कि 72 डेज़ के अंदर अंदर आज़ाद कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ इट अनफोल्डेड। तो अल्टीमेटली इंडिया आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, लेकिन उसको होना था जून 1948 तक। तो अभी 8-10 महीने और बाकी थे, लेकिन कम्युनल सिचुएशन की वजह से इसे स्पीड अप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये क्वेश्चन पूछने का एक स्पेशल पर्पज़ ये है कि ये आजकल न्यूज़ में चल रहा है। अभी एग्रीकल्चर फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के भी कई लोग, ऑपोजिशन के लोग तो कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट के भी कई लोग ये नारा लगा रहे हैं जय जवान जय किसान। अब वो फार्म बिल्स प्रो फार्मर हैं या एंटी फार्मर हैं, उस डिबेट में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन जो ये एक हवा है कि फार्मर्स के साथ सब लोग खड़े हो रहे हैं,
अब गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि हम भी प्रो फार्मर हैं, तो हमें इसीलिए ये जो फार्म रिफॉर्म्स हैं ये शुरू किए हैं, एंड ऑपोजिशन का ये कहना है कि हम प्रो फार्मर्स हैं इसलिए हम बिलों का विरोध कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, लेकिन हर कोई ऑफ कोर्स दे आर विद द फार्मर्स। तो जय जवान जय किसान बहुत जगह ये नारा चल रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान स्लोगन एक्चुअली में किसने कॉइन किया था एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल? ऑप्शंस आर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी सरदार पटेल। अब देखिए, जय जवान जय किसान जो नारा है ये आज़ादी से पहले नहीं, आज़ादी के बाद कॉइन किया गया था। एक ऐसी सिचुएशन आई थी पंजाब में, इंडिया में स्पेसिफिकली, जब हम एक वॉर वाली सिचुएशन में घिरे हुए थे। वी वर इन अ वॉर विद पाकिस्तान, नंबर 1। तो इसका मतलब जय जवान का मतलब है कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। उसी वक्त जो इंडिया था उसमें फूड ग्रेन्स की बड़ी किल्लत हो गई थी, बिकॉज अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं था। तो जय किसान का मतलब है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए या किसानों के लिए कुछ खास फोकस करना है। तो जय जवान जय किसान यानी वॉर वाली सिचुएशन थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इसलिए ये नारा दिया था। और ये दिया गया था 1965 में। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर वाली सिचुएशन थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज एट इट्स लो। सो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। Soon after he took over the prime ministership after Nehru's death, there was scarcity of food grains and India was attacked by Pakistan. ये दोनों सिचुएशंस की वजह से जय जवान जय किसान नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड फॉर देयर रोल इन विच केस? किस केस में उनके रोल की वजह से उन्हें फांसी दे दी गई थी? अब अगर आपको इंसिडेंट भी पता है कि उन्हें फांसी क्यों दी गई थी, लेकिन आपको केस का नाम नहीं पता, तब भी आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। वो केस था स्पेसिफिकली जब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स को मार दिया था, उसकी वजह से उन्हें फांसी दी गई थी। तो वो कौन सा केस था? ए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो वो जो सॉन्डर्स को मारने की साजिश थी वो थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी जब इन्होंने एक ट्रेन को लूटा था, ब्रिटिश की ट्रेन को लूटा, दैट वाज काकोरी कॉन्स्पिरेसी। सो लाहौर कॉन्स्पिरेसी, द केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट देम फॉर किलिंग ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन पी सॉन्डर्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग commissions or committees was appointed by the British government to investigate into the massacre of जलियांवाला बाग? अगेन एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो थे पीसफुल, दे वर नॉन वायलेंट। और उस वक्त पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस थी कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, बट दे वर पीसफुल। उन्हें बिना कोई वार्निंग दिए उन पर फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर गए। दैट इज़ नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंक्वायरी कमीशन? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए वेल्बी कमीशन, बी हंटर कमीशन, सी साइमन कमीशन और डी बटलर कमेटी। वेल्बी कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन और बटलर कमेटी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जो कि सीधा सीधा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जलियांवाला बाग से कोई लेना देना नहीं था। साइमन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आई थी इंडिया में, एंड इट केम इन 1928, जिसमें जो साइमन गो बैक के नारे लगे, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई। सो साइमन कमीशन वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसका आंसर है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन बिठाई थी ब्रिटिश ने टू इन्वेस्टिगेट इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसमें करीब 370 लोग मारे गए थे और 1200 लोग वुंडेड हुए थे। हंटर कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू इन्वेस्टिगेट इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर। और यही वो जलियांवाला बाग मैसेकर था जिसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे,
नाइटहुड एक टाइटल होता है जिसे ब्रिटेन की क्वीन जो है वो अवार्ड करती हैं। अगर किसी को नाइटहुड मिलता है तो वो अपने नाम के साथ सर लगा सकता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने ये टाइटल वापस कर दिया था। सिमिलरली महात्मा गांधी रिटर्न्ड हिज टाइटल और हिज मेडल ऑफ केसरे हिंद। केसरे हिंद का मेडल दिया गया था इन्हें बोर वॉर्स में इनके रोल के लिए, लेकिन इन्होंने ये मेडल वापस कर दिया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में कि ये जो हमला हुआ उसके अगेंस्ट रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने अपने अपने टाइटल्स और मेडल्स वापस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी और उसके लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है जैसा कि सिलेबस में दिया गया है। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। ए आत्माराम पांडुरंग, बी एम.जी. रनाडे, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी केशव चंद्र सेन। चारों ही बहुत प्रोमिनेंट नाम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो कौन थे इन चारों में से जिन्होंने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब देखिए इसे दो नाम एसोसिएटेड हैं, एक आत्माराम पांडुरंग और एक केशव चंद्र सेन। इन दोनों का नाम प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनमें से एक थे जो फाउंडर थे। फाउंडर एक थे, दूसरों ने सिर्फ उन्हें असिस्ट किया था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उस सेंस में। इसका आंसर है ए आत्माराम पांडुरंग। जो केशव चंद्र सेन थे ही असिस्टेड आत्माराम पांडुरंग इन एस्टैब्लिशिंग प्रार्थना समाज। तो आत्माराम पांडुरंग थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। जो एम.जी. रनाडे थे इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की बॉम्बे में, और स्वामी दयानंद सरस्वती तो बहुत ही फेमस है आर्य समाज के लिए, राइट। सो केशव चंद्र सेन was not the founder, he only assisted आत्माराम पांडुरंग in setting up the प्रार्थना समाज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज गुरु राम सिंह। सीधा सा क्वेश्चन है, ये पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। हु वॉज गुरु राम सिंह। ऑप्शंस ए द थर्ड गुरु आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह, थर्ड गुरु आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह। सेकंड द हेड ऑफ नामधारी मूवमेंट, सी द सिख प्रीस्ट हु हेल्प द इंग्लिश, और डी द रिलीजियस लीडर ऑफ द निरंकारीज। तो कौन थे गुरु राम सिंह, या सतगुरु राम सिंह भी कहा जाता है इन्हें। अगर इनका पूरा नाम मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन थे। ये राम सिंह कूका थे। तो राम सिंह कूका कौन थे। ही वॉज द हेड ऑफ द नामधारी मूवमेंट या कूका मूवमेंट जिसे कहा जाता है। सो द फाउंडर ऑफ नामधारी पंथ या सेक्ट गुरु राम सिंह इज दोज सेंट्स हु डिलीवर्ड रिलीजन in the right form to us but has fought against the evil in the society। तो काफ़ी ज़्यादा इनका प्रोमिनेंट रोल रहा पंजाब की सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में। कुक्का मूवमेंट इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो इनके फॉलोअर्स अनुयायी होते थे वो बहुत ऊंची ऊंची कुक्के मारते थे, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में वो जो भजन है वो गाते थे, कुक्के मारते थे, इसलिए इसे कुक्का मूवमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, who was the great revolutionary who had commissioned the Komagata Maru in 1914। Now again ये क्वेश्चन इस तरह से डाला गया है कि ये पंजाब की हिस्ट्री को भी कवर करे, इंडियन हिस्ट्री को भी कवर करे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपका मेंशन है कि इंडिया की हिस्ट्री और पंजाब की हिस्ट्री दोनों आपको आनी चाहिए। सो कौन थे वो ग्रेट रेवोल्यूशनरी जिन्होंने कामागाटा मारू को कमीशन किया था 1914 में। कामागाटा मारू बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है पंजाब की हिस्ट्री में और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी, कि जो यहाँ से माइग्रेंट लेबर इंडिया से कनाडा गई थी, एंड इट वाज अ जापानीज शिप। तो जापान के थ्रू जो लोग कनाडा गए थे इस शिप में, उनको कौन कमांड कर रहा था। ये शिप जब वापस आई वहाँ पे उन लोगों को उतरने नहीं दिया गया। तो ये शिप जब वापस इंडिया में आई, बजबज जगह है कोलकाता के पास, बजबज बंदर का, वहाँ पर भी उन्हें उतरने नहीं दिया गया। काफ़ी लोग इसमें से मारे गए। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुई थी बिकॉज ऑफ द कामागाटा मारू इंसिडेंट। तो कौन थे जो इस शिप को कमीशन जिन्होंने किया था। ए बाबा निधान सिंह, बी रास बिहारी बोस, सी राजा महेंद्र प्रताप और डी बाबा गुरदित सिंह। आसान क्वेश्चन है ये भी कि कौन थे जो कामागाटा मारू शिप जिन्होंने कमीशन की थी। इसका आंसर है डी बाबा गुरदित सिंह। सो कामागाटा मारू इंसिडेंट जो है
इट इन्वॉल्व द जापानीज स्टीमशिप कामागाटा मारू, तो ये जापानीज शिप थी और लोग जो थे वो दे वर ट्राइंग टू एमिग्रेट टू कनाडा, यहाँ से कनाडा जाना चाह रहे थे, बट दे वर डिनाइड एंट्री एंड फोर्स टू रिटर्न टू कैलकाटा। कलकत्ता में इन्हें वापस आना पड़ा। यहाँ पर जो ब्रिटिश पुलिस थी दे अटेम्प्टेड एन अरेस्ट ऑन द ग्रुप लीडर्स, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पर दंगा फैल गया और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मारे गए, 20 सिख इसमें मारे गए थे और बाबा गुरदित सिंह संधू थे हु वॉज कमांडरिंग द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकाली मूवमेंट फॉर सिख रिफॉर्म स्टार्टेड व्हेन। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मॉडर्न हिस्ट्री का, कि पंजाब में जो अकाली मूवमेंट थी सिखों के रिफॉर्म के लिए वो कब शुरू हुई थी। उसका जो बेसिक एजेंडा था दैट वाज द रिफॉर्म ऑफ गुरुद्वाराज, कि गुरुद्वाराज को करप्ट महंतों के जो महंत थे वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गए थे, इमोरल हो गए थे, ब्रिटिश के साथ मिल गए थे, इमोरल एक्टिविटीज़ होने लग गई थी गुरुद्वाराज के अंदर, जिसकी वजह से सिख जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड दे स्टार्टेड दिस अकाली मूवमेंट, जिसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है इससे निकल के ये आया कि फाइनली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या SGPC जिसे हम आज कहते हैं वो बन गई थी। उसे ब्रिटिश ने लीगल रिकॉग्निशन दे दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगल रिकॉग्निशन दे दी थी बाय पासिंग द SGPC एक्ट। तो ये जो मूवमेंट थी अकाली मूवमेंट, ये कब शुरू हुई थी? ऑप्शंस आर A 1920s, B 1930s, C 1940s और D 1950s। देखिए 1950s तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ब्रिटिश ने वो एक्ट पास किया था, तो 50s में तो ब्रिटिश वर नॉट देयर इन इंडिया। तो 20s, 30s एंड 40s। अब जो गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट था या जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट था वो पास हुआ था 1925 में। तो ये मूवमेंट शुरू हुई थी 1920s में, 1920 के आसपास ये मूवमेंट शुरू हुई थी और कई साल तक ये चली। सो अकाली मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 बाय द सिंह सभाज पॉलिटिकल विंग, जिसे बाद में अकाली दल कहा जाने लगा। द जत्थाज या वॉलंटियर ग्रुप्स जो होते थे लेड बाय करतार सिंह जब्बर played a major role in the movement and the first shrine chosen for reform was बाबे दी बेड़ गुरुद्वारा इन सियालकोट। तो धीरे धीरे उन्होंने गुरुद्वारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, करप्ट महंतों से छुड़वाना शुरू कर दिया और इन्होंने खुद ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रोक्लेम कर ली थी, काफ़ी सारे गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया था। फाइनली ब्रिटिश झुके 5 साल बाद और उन्होंने जो एक्ट था वो पास किया 1925 में। क्वेश्चन नंबर 9, Who was the Governor General when the 1857 revolt broke out? जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? A लॉर्ड डलहौजी, B लॉर्ड कैनिंग, C लॉर्ड कर्जन और D लॉर्ड लॉरेंस। इनमें से कौन कौन इंडिया के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ? अगेन काफ़ी सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है B लॉर्ड कैनिंग। So Charles Canning और Lord Canning was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। इससे जस्ट पहले लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी बहुत ही फेमस, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें अगर कोई नेचुरल बॉर्न एयर नहीं होता था या उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश राज्य में लैप्स हो जाती थी। दैट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। काफ़ी सारे इस तरह के किंगडम्स थे जैसे झांसी, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, जो कि पॉलिसी ऑफ लैप्स के तहत जाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गए थे। तो डलहौजी के जस्ट बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग बिकेम द गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इंडियन हु इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो। ये थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन है इसकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। ये मोहनजोदारो जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो किस इंडियन ने उसकी डिस्कवरी की थी? बहुत ही फेमस नाम है। A R D बैनर्जी, B A C चैटर्जी, C W C बैनर्जी और D S N बैनर्जी। कौन इंडियन थे जिन्होंने ये 1922 के आसपास इन्होंने ये खोज की थी, जिसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रहती थी किसी वक्त पे, हड़प्पा मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो शहर की खोज किसने की थी?
द आंसर, द करेक्ट आंसर हेयर, देखिए जो वोमेश चंद्र बैनर्जी हैं तो फ्रीडम फाइटर थे, और इसी तरह जो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी हैं, ही ऑल्सो वॉज अ फ्रीडम फाइटर। आर डी बैनर्जी इज द करेक्ट आंसर। आर डी बैनर्जी थे जिन्होंने 1922 में इस जगह की खोज की थी। सो मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर डी बैनर्जी, एन ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI कहते हैं। ASI ही वो बॉडी है जो सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में अथॉरिटेटिव है। Then 2 years after the major excavations had begun at Harappa, some 590 kilometers to the north. तो मोहनजोदारो शहर की स्पेसिफिकली जो खोज है वो RD बैनर्जी को उसका क्रेडिट दिया जाता है, who was associated with ASI और Archaeological Survey of India. So these were the questions that I had to discuss in this class. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द कोर्स इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए, so we have a paid test, we have so many micro courses, we have test series as well. तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, you can check them out. Thank you and all the best for your exam.